नमस्कार दोस्तों, वीएस ऑनलाइन कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जयशंकर प्रसाद के काव्य के बारे में पढ़ा था। उनका हमने सिर्फ एक काव्य की जो रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं, उनके बारे में ही संक्षिप्त में पढ़ा था। आज हम उनकी व्याख्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो रचना है वो प्रेम पथिक। कल हमने बताया था कि प्रेम पथिक जो 1914 में हुई थी, प्रेम पथिक के कैसे बताया, कानन कुसुम प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व। जब महाराणा को देश से प्रेम था तो इस तरह हमने एक ट्रिक से बताया था कि भी इस तरह से हमने याद करनी है। अब यहाँ देखिए कैसे कि प्रेम पथिक की दो सन आते हैं। जैसे एक तो 1905 में आ जाता है और एक 1914 में। अब इसमें कुछ बुकों में 1905, कुछ बुकों में 1914। तो बच्चा जो तक कंफ्यूज रहता है कि भी कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल मैंने एक चंपू काव्य उर्वशी करवाया था, उसमें 1906 था और 1909 था। तो वो क्या होता है, ब्रज भाषा में थी, फिर खड़ी बोली में, इस तरह से रहता है। अब 1905 में जो ये रची गई, ये ब्रज भाषा के अंदर रची गई। ब्रज भाषा के अंदर कलाधर नाम से रचते थे ना। हमने जो इसकी छायावाद की जो कविताएं हैं या जो जयशंकर प्रसाद की पिछली दो वीडियो हैं उसमें हमने बताया ये सब। 1914 में खड़ी बोली में हिंदी में रूपांतरित किया गया। 1905 में जो प्रेम पथिक है ब्रज भाषा में और 1914 में खड़ी बोली में इसे रूपांतरित कर दिया गया। उसके बाद प्रथम कविता जयशंकर प्रसाद की सावक पंचक, ये आपने याद रखना है, जयशंकर प्रसाद की है, प्रथम कविता है सावक पंचक। पंचक 1906 में और भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से छपी थी। आपने ये भी याद रखना है। देखिए 1906 में सावक पंचक प्रथम कविता भारतेंदु पत्रिका और कलाधर नाम से। अब कलाधर नाम से क्या करते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे ना, तो ये बात है। तो इसी तरह सावक पंचक इनकी प्रथम कविता है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी। अब ये देखिए, ये इसकी क्या है, प्रथम कविता। उसमें छायावाद, खड़ी बोली इस तरह कुछ नहीं है। इन्होंने पहले एक कविता लिखी सावक पंचक, पर जिसमें छायावाद से संबंधित जो तत्व हैं, जो इसके सिद्धांत हैं, जो इसके नियम हैं, उनका प्रयोग किसमें किया, प्रथम प्रभात में। प्रथम कविता प्रथम प्रभात छायावादी। छायावादी याद रखना, छायावादी प्रथम प्रभात 1918। अब प्रश्न ये बनता है कि जो प्रथम प्रभात है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है। आगे भी देखेंगे जो इनकी कहानी संग्रह है उसमें भी आता है कि ये कहानी किस काव्य संग्रह से या किस कहानी संग्रह से ली गई है। ये प्रश्न बनने लगे। तो आपने ये भी याद रखना है कि ये प्रथम कविता है 1918 में झरना से। ये झरना जो काव्य संग्रह है उसके अंदर आती है प्रथम प्रभात। अब आप देखिए प्रश्न क्या बनता है, दो प्रश्न बन जाते हैं। प्रथम प्रभात है, छायावादी है, 1918 में है, तो आप कॉमन सी बात हुई ना, 1918 में छायावाद का जो सबसे पहली रचना जो काव्य संग्रह क्या माना जाएगा, झरना ही माना जाएगा। 1918 में झरना था, फिर आंसू था। जो 10 की रेंज में था 1918, 18 वाला 25, 20 की रेंज में 25 आंसू और 30 की रेंज में 1933 में क्या था, लहर। लहर के बाद कमायनी 1935 में। तो इसी तरह जो क्या है कि जब प्रथम प्रभात 1918 में है तो झरना कॉमन सी बात है कि पहला काव्य संग्रह होगा। अगर ये प्रश्न पूछता है भी छायावाद का प्रथम जयशंकर प्रसाद की कौन सा काव्य संग्रह, तो झरना। कविता कौन सी है, प्रथम प्रभात, ठीक है, कविता प्रथम प्रभात। और किसमें है, काव्य जो किसमें है, झरना काव्य संग्रह में। अब झरना से संबंधित कुछ और तथ्य देखते हैं। ये प्रथम रचना छायावाद की मानी जाती है, ठीक है, जो ये छायावाद की। अब ये छायावाद की भी क्या है, फर्स्ट रचना मानी जा रही है, ठीक है। और इसे छायावाद के प्रयोगशाला भी कहते हैं। छायावाद की प्रयोगशाला किसको कहा गया, झरना को, जयशंकर प्रसाद की छायावाद की प्रयोगशाला किसको कहा गया, झरना को। अब ये झरना आपने याद रखना है। सबसे पहली तो बात ये होगी, छायावाद की सबसे पहली रचना कौन सी होगी, झरना होगी, काव्य संग्रह। उसके अंदर एक प्रथम प्रभात कविता है, वो क्या होगी, पहली कविता होगी। और ठीक है, इसके बाद पुस्तक के रूप में जो उर्वशी था, जो हमने कल पढ़ा था, वो एक चंपू काव्य था, पुस्तक के रूप में सबसे पहली रचना मानी जाती है। अब देखिए कानन कुसुम 1913 में। अब ये देखिए, अब आप यहाँ ये भी याद कर सकते हो ना, कानन कुसुम जो है एक प्रमुख बन गई। इनकी प्रथम खड़ी बोली में
रचना है, क्योंकि भारतेंदु के बाद जो महावीर प्रसाद द्विवेदी काल आया उसमें खड़ी बोली का प्रयोग तो हो रहा था, पर इतिवृत्तात्मकता ज्यादा थी। मतलब कि उसमें क्या था, खड़कपन था। तो इन्होंने जो छायावाद ने क्या किया, उसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेके गए जो हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, तो इसी तरह जो कानन कुसुम, आप इस तरह याद कर सकते हो, कानन कुसुम के बाद कौन है, कुसुम का प्रेमी कौन है, प्रेम पथिक, और प्रेम किसको है, महाराणा को देश से। तो इस तरह से क्या है, 1913 कानन कुसुम खड़ी बोली की प्रथम रचना जो है जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की कह रहा हूं यहाँ पे बेटा, जयशंकर प्रसाद की। वैसे अगर खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है किसका, हरिओद का कौन सा, प्रिय प्रवास। अगर प्रश्न आए हरिओद का प्रिय प्रवास हिंदी की प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है। और जयशंकर के संबंध में आए तो कानन कुसुम की 1913 में प्रथम खड़ी बोली की रचना है। तो आपने ये याद रखना है कि किसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, बस ये मत याद रखना कि भी हाँ खड़ी बोली में ये तो हमने ऑप्शन ये भी देगा और वो भी देगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा पढ़ेगा नहीं पूरा, उसे ऑप्शन दिखेगा ठीक लगाएगा, तो इसलिए ऑप्शन सारे देखने हैं चाहे आता हो या ना आता हो। उसके बाद आंसू 1925, वही मैंने बताया था 20 की रेंज में सिर्फ एक ही रचना है इनकी 1925, काव्य संग्रह में कह रहा हूं मैं, काव्य संग्रह में आंसू 1925, ये 133। अब ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि कितने छंद है। जैसे प्रश्न आया था जैसे कि जो मैला आंचल है उसमें कितने भाग हैं, उपन्यास में कितने भाग हैं, कितने छंद मतलब कितने भागों में वो विभाजित है। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो आपने ये भी रखना कि काव्य में कितने छंद हैं, उपन्यास में कितने भागों में उसको डिवाइड किया गया है। जैसे श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी 35 भागों में विभक्त है। इस तरह आपने गोदान, इस तरह सब चीजें आपने याद रखनी है। वो मैं आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उनको भी मैं बताऊंगी। एक प्रश्न बनता है और उसमें हम कंफ्यूज रह जाते हैं क्योंकि नहीं याद होते इतने, तो मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा आपको। देखिए आंसू 133 छंद है, एक विरह प्रधान काव्य है। अब ये प्रश्न बनता है इसमें कि आंसू किस तरह की उसमें प्रधानता है, विरह की, वे विरह प्रधान है। और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। प्रश्न आए कि हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य संग्रह को जो 133 छंदों में प्रकाशित है। अब उसके आगे देखिए, इसका द्वितीय संशोधित जो छंद है संस्करण 1933 में हुआ था। और ये जो है 64, इसमें क्या है 64 जो छंद है वो सबसे अधिक है। ठीक है, इसके अंदर क्या है 64 छंद अधिक है। इसमें क्या था, पहले 1925 में 133 छंद थे और द्वितीय जो 1933 में हुआ वो उसमें कितने हैं 64 छंद अधिक हैं। ठीक है, और ये इसमें इसकी एक फेमस प्रमुख पंक्ति है, करुण कलित हृदय में विकल रागनी बसती। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है इसमें आंसू 1925 133 छंद और हिंदी का मेघदूत द्वितीय जो उसका संस्करण इशू हुआ संशोधित उसमें 1933 में हुआ और 64 छंद अधिक है, मतलब 133 प्लस 64। ठीक है, उसके बाद प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि कहा जाता है। प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और कुछ छायावाद से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो भी देखिए। छायावाद के चतुष्टय में कौन से कवि सम्मिलित हैं या कौन से कवि सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो ये चार तो आपने रखा है, ये क्या है 4 में शामिल हैं। अगर चतुष्टय में आए तो ये 4 शामिल है। अगर प्रश्न बनता है कि विरित्री, कहने का अभिप्राय यहाँ अधिक व्यापक, उसमें कौन कौन से कवि हैं, उसमें क्या है प्रसाद, पंत, निराला, उसमें महादेवी नहीं आएगा। अगर प्रश्न आए कि छायावाद की वृत्ति में कौन कौन से कवि शामिल हैं तो प्रसाद, पंत और निराला, उसमें से महादेवी वर्मा निकल जाएंगे। और अगर लघुत्री आए तो उसमें क्या है, उसमें सारे वर्मा है, 3 कवि हैं उसमें, तीनों वर्मा है। महादेवी वर्मा आ गया, राम कुमार वर्मा आ गया और भगवती चरण वर्मा आ गया। तो आपने याद रखना कि वर्मा है, पर ये भी याद रखना कि आगे क्या है, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा।
और महादेवी वर्मा ये लघुत्तरी है, और विहित्री प्रसाद पंथ निराला जो है वो प्रसाद पंथ निराला महादेवी वर्मा। इस तरह काव्य संग्रह की जो व्याख्या थी वो आज की कक्षा में इतनी है। उसके पश्चात हम अगली जो इनकी आंसू, कामायनी और जो भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह में वो अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।